अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अमरीकी इलेक्शन के बाद अब ये बातें चल रही हैं कि अमरीका में जो इलेक्शन के नताइज हैं, उन नताइज के असरात पाकिस्तान की सियासत पर कितने पड़ेंगे। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा हैं वो पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा अभी भी अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने इन नताइज के बाद अपनी पोजीशन भी वाज़े कर दी है कि अमरीकी इंतखाबात के जो नताइज हैं उनका पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से जितने तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन जमातों की जानिब से सामने आए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में उस 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। लेकिन हम अगर देखें तो हुकूमत इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो 2 बिल्स मज़ीद मंजूर किए, उसके बाद इस वक्त हुकूमत कंफर्टेबल नज़र आ रही है और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो एक चैलेंज नहीं नज़र आ रहा, ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए। और हमने ये भी देखा है कि जो अपोजिशन की हिकमत अमली थी ऐवान के अंदर और बाहर, वो भी हुकूमत को इन कानून साजी करने से रोक नहीं पाई। आने वाले दिनों में हुकूमत के जो फैसले हैं उनको रोकने के लिए या ओवरऑल अगर हम बात करें तो अपोजिशन की स्ट्रेटजी होगी क्या? आने वाले दिनों में जो अमरीकी इंतखाबात के नताइज का असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर क्या पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा है कि अमरीकी इंतखाबात के नताइज के बाद हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का मामला था, उस 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपकी तमाम मुखालफत के बावजूद हुकूमत जो मज़ीद 2 अहम बिल्स हैं वो मंजूर करने में कामयाब हो गई। आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त कंफर्टेबल है, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है और ऐसे ही हुकूमत चलती रहेगी, या आप अभी भी हुकूमत के लिए कोई चैलेंज देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और बहुत से चैलेंजेस इस हुकूमत के लिए। 26वीं तरमीम जो है वो बहुत से क्वार्टर्स की तरफ से चैलेंज हो रही है कोर्ट में। आज भी बहुत से दोस्तों ने की। मंडे ट्यूसडे तक हमारी तरफ से भी उम्मीद है कि वो चैलेंज हो जाएगी। अच्छा। मैं दूसरी बात ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हुकूमत बिहेव कर रही है, जिस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से MNAs अगवा किए जा रहे हैं, इवन 26वीं तरमीम के बाद भी, इन बिलों के बाद भी ख्वाजा शराज साहब को उठाया गया, सादुल्ला के घर को तोड़ा गया, हाजी इम्तियाज और हाजी जो एजाज चौधरी साहब हैं उनके घर पे तोड़ फोड़ की, और बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं लोग ला रहे। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन बता रही है ना, ये बता रही है कि PTI अभी तक चैलेंज है। वरना अगर ये इतने कंफर्टेबल हैं तो फिर ये मार धाड़ करने की, ये फस्तायत करने की, ये जो क्या उसे कहते हैं डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स हैं, ये रखने की क्या जरूरत है? हाँ। बस ये समझते हैं कि ना कोई ना कोई तकलीफ है, ना दी पूछते पैर आया है, इसे वास्ते ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, लेकिन शेख साहब पहले तो कानून साजी हो रही थी, चले समझ आ रहा था, या आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अरकान के ऊपर दबाव है, अख्तर मेंगल साहब भी आपके साथ बात कर रहे थे, मौलाना साहब भी। लेकिन अब तो हुकूमत ने कानून साजी कर ली। अब जो अरकान को उठाने वाली बात आप कर रहे हैं उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? यही आपने पूछा कि क्या वो कंफर्टेबल है, तो मैं समझता हूँ कंफर्टेबल नहीं है जी। वो सिर्फ एक फियर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, खौफ वैरास फैलाना चाहते हैं, लोगों को जो है वो तोड़ना चाहते हैं। मगर इमरान खान के साथ खड़े होने वालों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। 9 मई से लेके 8 फरवरी और 8 फरवरी से आज तक जो लोग आगे हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो मोहब्बत के सारे इम्तिहान पास कर चुके हैं। उनका टूटना औखा है। कर लें, कोशिश करके देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन शेख साहब फिर अगर ये भी मुख्तसरन बता दें कि हाल ही में जो 26वीं आइनी तरमीम थी उसमें जितना दावा किया गया कि मौलाना साहब या अख्तर मेंगल साहब या इवन PTI अगर साथ नहीं भी देती तो हमारे नंबर्स मुकम्मल हैं, ये हुकूमत ने भी कहा, बिलावल साहब ने भी कहा। ये झूठ बोलते हैं, तो ये फ्रॉडी है, ये डफर है, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा। और ये इतने मगरूर हो चुके हैं कि अगर इनकी नंबर पूरा होता मौलाना के बगैर भी, तो बिलावल भुट्टो को और नून लीग वालों को मौलाना के घर के चक्कर, इस तरह नवाज शरीफ को ना रातों को फिराते, शहबाज शरीफ ना मिनट बाद मौलाना के घर बैठा होता प्रोटोकॉल लेके। आपका क्या ख्याल है? आपको नून लीग का माजी या उनकी तारीख का नहीं पता? इनके पास नंबर पूरे होते तो इन्होंने मौलवी साहब के तरले करने थे। और आप समझते हैं अगर पीपल्स पार्टी को पता होता कि उनका नंबर पूरा है, वो जो अब ये कहानी सुनाई जाती है जमहूरी रिवायात के लिए, हमने कहा कि मौलाना को जमहूरी रिवायात भाई तुसी 100
जाली फॉर्म 47 दे बंदे लेके पार्लियामेंट बैठे हो, जाली हुकूमत, जाली मैंडेट, उसी जमहूरियत का ख्याल करना है। कोई नंबर शंबर इनके पास पूरा कोई नहीं था। अगर नंबर पूरा होता तो इतने तरले इनको करने की जरूरत नहीं थी। नंबर पूरा होता, हमारे बंदे अगवा करने की कोशिश ना करते। नंबर पूरा होता तो मौलाना के भी 2 बंदे अगवा ना करते। सही सही, ठीक है। झूठ बोलते हैं। लेकिन शेख साहब, अब जो अमरीकी इंतखाबात के नतायज हैं वो आपके सामने हैं। इन नतायज के बाद आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या असर देख रहे हैं, क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो असर होगा वो पाकिस्तानियों के अपने करतूतों की वजह से होगा। अमेरिका की वजह से कोई असर नहीं होता। ठीक है। जिस वक्त एक नई पार्टी अमेरिका में हुकूमत में आती है, एक नया शख्स जो है वहां पे प्रेसिडेंट बनता है, तो जब टेक ओवर करता है, जो कि ट्रंप साहब ने 2 महीने बाद करना है, उसके बाद वो स्टेट टू स्टेट अपनी पॉलिसी देखते हैं। कुछ जगहों पे स्टेट के साथ पॉलिसीज रिव्यू होती है और कुछ जगह पे नहीं होती है। हमारी तरफ से तो खान साहब की तरफ से भी और बाकी पैगाम यही है कि हम ये समझते हैं कि जो नया रिजीम अमेरिका में आ रहा है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेगा, जैसे माजी में भी वो करते रहे हैं। हमें उनसे यही उम्मीद है और हम यही चाहेंगे कि एक सुपर पावर है उसके पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात दोस्ताना होने चाहिए, उसमें ट्रेड को और पर्सन टू पर्सन ताल्लुकात जो है वो प्रमोट होने चाहिए। दैट्स ऑल वी कैन विश। अदर देन दैट कि कोई सियासत पे असर पड़ेगा, सियासत होनी अपनी जो साड़ी अपनी जो केड़ा असर पड़ा नहीं। लेकिन शेख साहब, वो पीटीआई के बाद रहनुमा तो ये कह रहे हैं ना कि ट्रंप साहब अगर पाकिस्तान में किसी को जानते हैं तो वो सिर्फ खान साहब हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि 5 नवंबर के बाद तब्दीली आएगी और ट्रंप अगर सदर बन जाते हैं तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए यकीनन किरदार अदा करेंगे। तो आप समझते हैं कि वाकई पीटीआई को कोई तवक्कुआत हैं डोनाल्ड ट्रंप से? पीटीआई को तो अल्लाह की ज़ात से तवक्को है। और अपने लोगों के जो अपनी आवाम है, जो इमरान खान साहब के वोटर्स हैं, वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो सारे अदालतों से इंसाफ लेंगे, अपने एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे और खान साहब को रिहा कराएंगे। जो आपको लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे MNA हैं, साहब का गवर्नर है, उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि डायस्पोरा जो है उसने मेजॉरिटी ने वोट किया है ट्रंप को और उसमें मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई की हाथ है। अब जब हमारे दोस्तों ने वहां पे ट्रंप साहब को वोट किया और वो जीत गए, तो नेचुरली देयर इज वो एक खुशी का एक माहौल है। ऑब्वियसली आप यहाँ एक काउंसलर को भी वोट दें और वो बन जाए तो आप बड़े खुश होते हैं, और वहां तो उन्होंने सदर को वोट किया और वो बन गया, वो खुश है। और वो क्योंकि हमारे हैं तो हम उनकी खुशी में खुश हैं। अब कल अगर कैंपेन में किसी ने उनसे को वादा शादा लिया है कि जी जब आप आएंगे तो आप हमारी हेल्प करेंगे, तो वो एक जाती मामला है वहां पे उन दोस्तों का, और हो सकता है उसका कोई असर हो भी सही। बट पीटीआई एज एन पार्टी इस किस्म की न किसी कमिटमेंट से वाकिफ है और ना हम इस पे कोई बहुत बड़ा बयान देना चाहते हैं। हमारे लिए तो हमारी तरफ से तो वेल विशेज है और हम चाहते हैं कि नया रजीम पाकिस्तान के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी होगी, ट्रेड बेहतर होगा और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स हो। ठीक है, लेकिन लेकिन कमिटमेंट मतलब ये बच्चों वाली बातें करना जी कि वहां पे ट्रंप साहब आ गए हैं तो यहाँ से इमरान खान साहब निकल आएंगे वापस, मेरा ख्याल है इट इज टू मच टू थिंक। बट क्योंकि हमारे दोस्त बेचारे देखें, जहाँ जिसका ताल्लुक होता है वो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो अपने करीबी लोगों के लिए वहां से कोई रिलीफ हासिल करे जी। तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी वहाँ ट्रंप साहब के बहुत करीब हैं, जो इमरान खान साहब के वेल विशर्स हैं, तरीके इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं, तो वो अगर कोई हेल्प मांगते हैं तो उनको मांगनी तो उनका मामला है जाती, और अगर उससे कोई फायदा होता है तो व्हाई नॉट, इसमें क्या मजाक है। इतने नहीं होता जब साडा को बंदा फड़िया जाता है तो फिर ऐसी सिफारिशें ढूंढ रहे होंगे नहीं, लेकिन डू एवरीथिंग। लेकिन शेख साहब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मदद मांगेंगे या आप समझते हैं ये भी इंडिविजुअल कैपेसिटी है सर, ये भी इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात हो रही है। जो डायस्पोरा में हमारे पाकिस्तानी हिम्मत कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे वोट के दौरान आपने वादे की बात की शेख साहब, तो आप समझते हैं कि जैसे कांग्रेसमैन की जानिब से ख़त लिखा गया, फिर यूके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से ख़त लिखा गया, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जिन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बात आप कर रहे हैं, तो पीटीआई बतौर जमात जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को रीच आउट करने की कोशिश करेगी, कोई ख़त लिखा जाएगा, ये मामला उठाने का कोई इरादा है बतौर जमात? नहीं जी, कोई ऐसा इरादा नहीं है। वो जो 63 सेनेटर्स ने खत लिखा है वो भी वहाँ डायस्पोरा की इंडिविजुअल कोशिशें थी और उनकी कोशिशें
उनकी मोहब्बत का सबूत है इमरान खान साहब के साथ, उसको भी किसी बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। हर आदमी अपने कायद के लिए जिसको चाहता है उसके लिए कोशिश करता है। तो अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे लगे हुए हिम्मत कर रहे हैं तो वो उनकी कोशिशों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। बट ऑफिशियली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी कभी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन शेख साहब जो 26वीं आईनी तरमीम हमने देखा कि आपने मुखालफत की, ऐवान के अंदर एहतजाज भी हुआ, जो बिल मंजूर हुए उसके दौरान भी एहतजाज हुआ, लेकिन हुकूमत कामयाब हो गई। आप समझते हैं कि अब पीटीआई को आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी, और अगर तब्दील करते हैं तो वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपके मुताबिक? देखें, स्ट्रेटजीज तो बदलते हालात के साथ चेंज होती रहती है, कोई अनहोनी बात नहीं है। मौसम है, सर्दी है तो गर्म कपड़े पाने पहनते हैं, गर्मी है तो पतले कपड़े पाने पहनते हैं। हाँ। लोग मौसम के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और सियासी हालात के हिसाब से स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती है। वे कोई अनहोनी अचंभे की बात नहीं है। वो जहां हम जरूरी समझेंगे कि अब स्ट्रेटजी चेंज करने का टाइम आ गया है, वहाँ पार्टी विल चेंज दैट। और वो जो होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ सड़कों ਤੇ आना है तो सड़कों ਤੇ आवाम के सामने ही होवांगे, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ कोई लोग ते होना। तो शेख साहब, असेंबलियों से इस्तीफे का मामला भी क्या टेबल पे हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है? नहीं, कोई। अच्छा, लेकिन शेख साहब जो हमने देखा कि इत्तेहाद बना था, महमूद खान अचकज़ई साहब जिसके सरबराह हैं, इन तमाम 26वीं आईनी तरमीम हो या हाल ही में जो बिल्स की मंजूरी का मामला हो, इसके दौरान अचकज़ई साहब या वो अलाइंस जो है, आप समझते हैं कि उस अलाइंस ने वो किरदार अदा किया है जो करना चाहिए था, या आप समझते हैं कि नहीं, थोड़ी खामोशी है अलाइंस की जानिब से? नहीं, कोई खामोशी नहीं है जी। वो जितनी उनकी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ थी उस हिसाब से उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। देखिए, जो हमारे अलायंसेज हैं उनकी दो तरह की कैपेसिटीज हैं, एक ऑन स्ट्रीट, ठीक है, आउट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द अदर इज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एंड वी एक्चुअली नीडेड दैट स्ट्रेंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड दैट्स वेयर वी गॉट ऑल दिस सपोर्ट। सो कोई ऐसी वो नहीं थी, उन्होंने पूरी सपोर्ट की। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब जो हैं, अब हमने देखा है शेख साहब के वो भी नाला नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं कि जो कमिटमेंट्स मौलाना साहब के साथ हुई, या जब ये कानून साजी हो रही थी, पीटीआई के साथ भी जो कन्वे किया गया मौलाना साहब की तरफ से मैसेज, हमने किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की किसी के साथ। नहीं सर, हुकूमत ने जो मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट्स की थी, आप समझते हैं कि मौलाना के साथ कमिटमेंट, देखते हैं जो हुकूमत की मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट है वो उन दोनों का आपसी मामला है। हम उसमें किसी किस्म की वो नहीं कर सकते, ना उसमें पार्टी है। हमारी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ थी और हम उन्हें कायल कर रहे थे कि आप इनको वोट न दें। ठीक है, इस सारी एंगेजमेंट के दौरान वो ड्राफ्ट तो टोन डाउन जरूर हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मौलाना को हम उस तरीके से कायल न कर सके और उन्हें वोट वहां पे दिया। अच्छी चीज इसमें से ये निकली है कि एक ताल्लुक एस्टेब्लिश हो गया जो कि बड़े सालों की तारीखी तलखी के बाद था, और उसमें से वी एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू कम आउट। Let's see, we kept that engagement going and we will be working on it and we are working on it. लेकिन शेख साहब, आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना होगा बुशरा साहिबा की रिहाई के बाद। वो तो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि बुशरा साहिबा बनीगाला और जमान पार्क में रहने की बजाय वो पेशावर क्यों गई हैं? ये पीटीआई की स्ट्रेटजी है सर, या उनका अपना फैसला है कि वो जहाँ रहें उनकी मर्जी है? देखें, वो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स है उनके हवाले से। जब वो जा रही थी बनीगाला तो इन्होंने एफसी की और इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते पहले भेज दिए थे उसको कॉर्डन करने के लिए। वो वहाँ अगर हम उनको रहने देते तो फिर वहाँ उनके लिए सब जेल बन जाती। तो ये उनका जाती फैसला भी होता है। उसमें जाती फैसले में ऑब्वियसली वो एक इंडिविजुअल है, घरेलू खातून है, वो सियासी नहीं है, मगर पार्टी इमरान खान साहब की उस अकीदत के हवाले से वो उनको मशवरा जरूर देती है और देती रहती है और देना चाहिए। अगर उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हमें कंसर्न है तो वो जरूर दिए होंगे। ये तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बातें हैं, वो आप हमारे हवाले से कोर्ट क्यों करते हैं? एक बंदा साड़ा मुखालिफ है, वो पार्टी ने उसकी जिम्मेवारी लाई है कि बस तू जरा इन्हों के खिलाफ बयान देती रख सुबह और शाम। उनका काम है ऐसे बयान देना, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करना, गलतफहमियां फैलाना। बट एक बयान हमारे मुखालिफ के मुंह से निकल रहा है हमारी पार्टी के हवाले से, तो वो पहला इंप्रेशन यही है कि झूठ है, गलत है, एंड ऑफ द स्टोरी। ख्वाजा आसिफ साहब तो कोई ऐसा क्रेडिबल फेस नहीं है पीटीआई की इंफॉर्मेशन के हवाले से कि आप उनकी बात में यकीन कर लें। पीटीआई के मामला तो आप हमसे पूछें। सही नहीं सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जो वो तनकीद कर रहे हैं, आप समझते हैं उसमें वजन है या नहीं, उनका अपना फैसला है। लेकिन सर ये बताएं कि हाल ही में जो मुज़ाकरात के हवाले से तनकीद का हक ही नहीं है सर, इसमें किसी को तनकीद का क्या हक? खान साहब की ज़ौजा हैं,
शी इज एन इंडिविजुअल, सही, शी कैन डिसाइड वेयरएवर शी वांट्स टू स्टे। बिल्कुल। मतलब बंदे इतने वेले हैं कि बंदों को इस बात पे भी तनकीद करनी है कि बुशरा बीबी उधर क्यों नहीं रही और इधर क्यों रही। नहीं शी इज एन सर, इंडिविजुअल, शी कैन डिसाइड ऑन हर ओन। नहीं सर, अभी तो ये भी डिस्कशन चल रही है ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो फैसल करीम कुंडी साहब से मुलाकात की है, तो ये भी बातें आई कि शायद कोई बातचीत का आगाज़ हो गया है या हो रही है बात। देखिए, बातचीत के लिए तो ये पार्टियां तड़प रही हैं हमारे से। अच्छा। अगर अली अमीन ने गंडापुर ने बात करनी होगी, हाँ, तो बहुत से और चैनल्स हैं जो गवर्नर से बहुत आगे के चैनल्स हैं। मैं नहीं समझता कि ये भी अगर किसी की इख्तरा है कि वो वहां पे क्यों गए हैं, इसलिए गए हैं, तो मैं तो नदी अकल सलाम ही करूंगा और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, कौन सी जमातें तड़प रही हैं? क्या कोई राब्ता हुआ है वैसे कि आपने उन्होंने राब्ता किया और आपने इनकार किया? देखें जी, आपने अगर मीडिया को फॉलो किया हो तो हमारे साथ टॉक शोज में राना सनाउल्लाह साहब से लेके पीपल्स पार्टी के लोगों तक वो कहते हैं कि आप बैठ के हमारे से बात करें जी, आप क्यों नहीं हमारे साथ बैठ रहे? हाँ, टक लाओ तुसी पॉलिटिकल फोर्सेस कर, ये आप बातें सुनते नहीं है रोज, तो ये कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं, छुप के तो बात नहीं करते उनके लोग, खुल के बात कर रहे हैं। तो इनकार तो हमारी तरफ से ही है ना, हमारे ही कायद का हुक्म है कि इन चोरों के साथ अभी हम नहीं बैठ सकते, हमारा मैंडेट वाज स्टोलन, अनलेस इट इज गिवन बैक हाउ कैन वी टॉक टू यू। सो अनलेस देयर इज अ पॉलिसी चेंज बाय इमरान खान साहब, उससे तक असी ते गल कर नहीं सकते, मगर ये तो बार बार कह रहे हैं कि साढ़े नाल बैठो, उसको तड़प नहीं कहते हैं और क्या कहते हो। ठीक है, तो शेख साहब एक मुख्तसरन ये बता दें कि आप पीटीआई अगर मुज़ाकरात पर रजामंद होती है, खान साहब इजाज़त देते हैं, तो आप मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ करेंगे या माजी में जैसे कुछ बयान आता है कि नहीं उनके पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे? जब मुज़ाकरात का टाइम आएगा हम देखेंगे, जहाँ से मुज़ाकरात में हमें कोई फ़ायदा है, जहाँ से मुज़ाकरात में जमहूरियत को कोई फ़ायदा है, जहाँ से मुज़ाकरात में खान साहब की रिहाई बेहतर हो सकती है, हाँ, वो खान साहब से मशवरा करने के बाद हम फैसला करेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात, मुज़ाकरात इज नॉट अ पॉलिसी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट मीनिंगफुल डायलॉग, चाहे मीनिंगफुल मुज़ाकरात, उसका मतलब ये जी, उसका मतलब ये है मीनिंगफुल का कि मैं, आप देखें ना, एक आदमी है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, मैं उसके साथ मुज़ाकरात करके तस्वीरें खिंचा के ट्विटर पे चढ़ा दूं या आपके टॉक शोज में कहानियां सुनाता रहूं, हाँ, मुझे टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? शेख साहब, मतलब पीटीआई को फायदा हो, फिर आप समझते हैं कि चाहे उसी से बात करूंगा, मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा जो मेरे साथ मीनिंगफुल डायलॉग कर सकेगा। मगर उस हवाले से भी इमरान खान साहब 1.5 महीना पहले वाज़ेह पॉलिसी दे चुके हैं कि डिसएंगेज विद एस्टैब्लिशमेंट इवन इफ समबडी इज एंगेजिंग। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद JUIF का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मौलाना साहब के हवाले से या ख़ास तौर पर जो स्ट्रेटजीज़ के हवाले से बात की जा रही है कि अपोजिशन अब आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त अब अमेरिका के जो इंतखाबी जो नताइज हैं वही ज़ेर बहस हैं, हर तरफ आप भी देख रहे हैं। इन नताइज का असर आप पाकिस्तान के सियासत या और सूरत हाल पर क्या देख रहे हैं? जो PTI दावा कर रही है कि अब इमरान खान की रिहाई जो है या PTI के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें भी आसानी आएगी, आप ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो अगर आप दो मुल्कों की ताल्लुकात को तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो उसमें मुख्तलिफ़ मराहिल है, नशेब व फरास। कभी ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मस्बत और कभी मनफी, मुख्तलिफ़ शक्लों में ये ताल्लुकात हमारे सामने जो हमारा मुशाहदा और तजर्बा है। अगर बात यह है कि अमेरिका क्या पाकिस्तान से बात मनवा सकता है या PTI की क़ियादत के लिए, इमरान ख़ान के लिए ट्रंप कुछ करेगा या नहीं करेगा, अगर फ़र्ज़ करे करने का कुछ इरादा करे ट्रंप, तो क्या वो कुछ कर सकेगा, मुमकिन है या नहीं मुमकिन? इसमें अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें मैं बात कर लूँ। देखिए, दो हकीकतें हमारे सामने हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मराहल भी आए हैं कि पाकिस्तान ने अपने कानून, अपने ज़ाबिते को सामने रखते हुए वो कुछ नहीं किया है जो अमेरिका की चाहत है, जैसे शकील अफरीदी के मामले में।
13 साल से शकील अफरीदी के बारे में अमेरिका की कोशिश यही है कि शकील अफरीदी को जेल से निकाल के और पाकिस्तान अमेरिका के हवाले करे शकील को, लेकिन अभी तक अमेरिका इस मामले में कामयाब नहीं हुआ है। और मुज़ाकरात तो मुख्तलिफ़ मराहिल में पाकिस्तान से हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक मजबूर नहीं किया है जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये भी एक हकीकत है कि जब लाहौर में पाकिस्तान में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो रेमन डेविस ने लाहौर में दिन दहाड़े पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया, और फिर रेमन डेविस को अमेरिका की दबाव में रियासत और हुकूमत के जो भी बाइख्तियार और बाइख्तियार लोग थे, अरबाब इख्तियार अरबाब इख्तियार दोनों एक पेज पे होते हुए रेमन डेविस को अमेरिका के हवाले किया। तो ये दोनों हकीकतें हमारे सामने हैं। इसी हवाले से अगर आप देखें 1997 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने एमल काशी को हवाले किया गया। अगर आप मुशर्रफ को सामने रखें तो मुशर्रफ ख़ुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि मैंने सैकड़ों लोगों को बेशमूल याफिया सिद्दीकी के अमेरिका के हवाले किया। तो ये दोनों जो पहलू है वो हमारे सामने है। ठीक है। अब अमेरिका या ट्रंप कितना दबाव डालेंगे पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई में, ये तो आने वाला वक्त बता सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों काम किए हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने दोनों काम किए हैं, दोनों काम। ठीक है, लेकिन हाफिज़ साहब, अब हुकूमत ने जो कानून साजी करनी थी आपके साथ मुज़ाकरात करके पहले 26वीं आईनी तरमीम कर ली और अब ये 2 बिल्स भी मंजूर कर लिए जिन पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए JUIF के। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ आपकी कोई तहरीक आप चलाने जा रहे हैं, जो आपने कहा था कि ईद के बाद और रमज़ान के बाद चलाएँगे, आने वाले दिनों में कोई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? देखिए मेरे भाई, बुनियादी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम तो 8 फरवरी इलेक्शन के बाद ऑलरेडी तहरीक में है। अभी भी आने वाले मुस्तक़बिल करीब में नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में हमारे जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। सिंध में भी एक जलसा हो रहा है सही नवंबर के महीने में, और दिसंबर में भी जलसा हो रहा है पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल, हमारी तहरीक तो जारी है, स्मूथली जारी है, लेकिन और ये भी हमारा मौक़िफ़ 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पुराना मौक़िफ़ जो 8 फरवरी की इंतखाबात के रिएक्शन में जो मौक़िफ़ मौलाना ने लिया था उसी को दोहराया कि न मैं इन असम्बलियों की मैंडेट को, न 8 फरवरी के इलेक्शन को मानता हूँ। मेरा मुतालबा ये है कि मुल्क में नया इलेक्शन हो, क्योंकि नए इलेक्शन के बगैर न इस्तेहकाम आएगा माशी मैदान में, न सिक्योरिटी के मैदान में, न सियासी मैदान में। तो हमारा मौक़िफ़ तो वही है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जो तहरीक आपने चलाई उसके बाद आप देख रहे हैं कि हुकूमत तो कानून साजी जो वो चाहती है वो कर रही है। आपकी ज़ाती राय क्या है कि क्या होना चाहिए, कौन सी तहरीक या क्या उसमें तब्दीलियाँ होनी चाहिए? देखिए, कानून साजी हुकूमत कर रही है। अगर फ़र्ज़ करिए 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टिसिपेट किया है, कानून साजी या आईनी तरमीम की में हिस्सा बनी है जमीयत उलमा इस्लाम, वो इसलिए बनी कि जो इब्तिदाई मुसव्वदा आईनी तरमीम का आने वाला था और हुकूमत बज़िद थी उसको पास करने में, जिसमें इंसानी हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी थी और आइन की रूह की भी खिलाफ वर्जी थी, मिलिट्री कोर्ट भी उसमें था, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जिससे मौलाना साहब ज़हरीले साम से ताबीर किया करते हैं। तो जब हम 26वीं आईनी तरमीम में हिस्सा बने तो इसमें हमने ये किरदार अदा किया कि वो मनफी जितनी भी चीज़ें थी या मनफी किरदार आने वाले जिसको रास्ता दी जा रही थी हुकूमत की तरफ से, उसका रास्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने रोक लिया। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आइन को भी तहफ़्फ़ुज़ दी गई, पार्लियामेंट को भी एक गुना वक़ार दिया गया। नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बाद तो हाफिज़ साहब माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ अगेन, लेकिन उसके बाद आपकी मुज़ाकरात और इन तमाम चीज़ों के बाद हुकूमत ने 2 बिल्स मंजूर कर लिए, एक जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से और दूसरा सर्विसेज चीफ्स के हवाले से। तो उन पर तो आपको एतमाद में नहीं लिया गया। उसी सिलसिले में मौलाना साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। आपको याद हो, पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर अपना रद्द-ए-अमल मौलाना साहब की शक्ल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
उन्होंने रद्द अमल दिया कि इस कानून साजी में हम हुकूमत के साथ नहीं है, ना हम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, बल्कि मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा किया कि आप मतलब वो काम कर रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में मेरे साथ आपने तस्लीम किया कि हम ये आने वाले वक्त में ये नहीं करेंगे। जो आपने ना करने का वादा किया था वो आपने कर लिया और फिर पूछा भी नहीं। तो इस सिलसिले में मौलाना साहब ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया और यही हम कर सकते हैं। जमहूरी और सियासी क़ुव्वतों का यही वतीरा होता है। ठीक है, तो हाफिज़ साहब आप समझते हैं कि अब जैसे माजी में मौलाना साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ, पीटीआई के अंदर भी इस तरह के कुछ बयानात आए कि इस्तीफ़े देने चाहिए, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी माजी में एक बयान दिया, आप समझते हैं कि आखिरी हल यही है और इस तरफ जाना पड़ेगा? आपको पता है कि हमारी जो कौमी असम्बली में तकरीबन 8 सीटें, 8 नशिस्तें हैं। हमारे इस्तीफ़े देने से शायद हुकूमत की हुकूमती मशीनरी पर कोई असर ना पड़े, मुमकिन है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें और पार्लियामेंट से बाहर भी अपना किरदार अदा करें। जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक पार्टी में ये मुशावरत में नहीं आई है कि हम पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे। अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जैसे आपने मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया हाफिज़ साहब, तो हम देख रहे हैं कि जो JUIF के रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर जो नूर आलम खान साहब का बयान है वो मौलाना साहब के मौक़िफ़ से ज़रा हटके है। वो शायद ये समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट जो हैं वो बननी चाहिए। तो आप समझते हैं कि नूर आलम साहब का जो मौक़िफ़ है वो उनकी ज़ाती राय है या मौलाना साहब का मौक़िफ़ अलग है? तो ये तज़ाद है या क्या आप समझते हैं? देखिए, उन्होंने उनकी बात मैंने सुनी है ग़ालिबन ARY पर। उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को जो इंटरव्यू दी थी, बिलखुसूस मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उस वक्त उनकी बयान से यही तासुर मिल रहा था जो सवाल आप कर रहे हैं जी। लेकिन अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम ने जब इब्तिदाई मुसव्वदे में जो आईनी तरमीमी मुसव्वदा था उसमें मिलिट्री कोर्ट को जमीयत उलमा इस्लाम ने यकसर मुस्तरद किया जी। और इजलासों में, पार्टी के इजलासों में भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से मौलाना साहब ने या पार्टी ने कभी भी मस्बत रवैये का इजहार नहीं किया है कि मिलिट्री कोर्ट को किसी न किसी सूरत में तस्लीम किया जाना चाहिए, बल्कि हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने और जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की है। अब मेरे भाई मोहतरम नूर आलम खान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे वो MNA है, उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की है तो मैंने सुना है, लेकिन इस सिलसिले में मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा जी। पार्टी उससे पूछ सकता है अगर कोई ऐसी नौबत आई। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जो दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है उस मामले पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। दानियाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। ये बताइएगा कि इस वक्त अमरीकी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ट्रंप का जिक्र जो है वो बहुत हो रहा है और ये शायद तवक्कुआत रखी जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम होंगी। आप वाकई देख रहे हैं कि उनकी तवक्कुआत जो हैं कि वो ट्रंप साहब जो हैं पाकिस्तान में जानते ही सिर्फ इमरान खान को हैं और वो जल्दी रिहा भी हो जाएंगे शायद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, मैंने पहले भी आज काफ़ी शोज़ में ये पहले बात की कि ये अमेरिका का इलेक्शन है, मियाँ चन्नू का इलेक्शन नहीं, नंबर 1। लेकिन इनकी जहनी कैफियत ये है कि ये इन्होंने शुरू किया कि भाई कि हमें उठा के अमेरिका ने बाहर फेंका, ठीक है, और उसके बाद ये कहने शुरू हो गया अमेरिका गद्दार, अमेरिका ये, और अमेरिका पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में किस तरह इंटरफेयर कर रहा है, और अब ये कहने शुरू हो गए कि खुदा के लिए वापस पाँव पकड़े हैं कि हमें वापस ले आओ।
देखिए, जहाँ तक बात है अमेरिका की पॉलिसी की, तो अमेरिका ने इस इलाके की जो रीजन की पॉलिसी है उसमें एक बड़ा क्लियर वाजे उसने फ़र्क दिखाया कि उसने इन्हीं की हुकूमत में उसने एलाई चूज़ कर लिया और उस एलाई का नाम था इंडिया। और उन जहाँ पाकिस्तान में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते थे वो 200 कुछ मिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके आ गए। और उन्होंने उनके साथ पाकिस्तान जो है आज जो रीजनल अगर बात करें डिप्लोमेसी की, तो वी स्टैंड वेरी फर्म विद चाइना एंड द पावर्स इन दिस रीजन। और अमेरिका जिसका एक टाइम इस रीजन में बहुत इन्फ्लुएंस था अफगान एग्जिट के बाद, उसका ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस भी कम हो गया। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, पाकिस्तान जो अपनी इंटरनल सॉवरेंटी है उसको किसी मुल्क के लिए किसी के कहने के ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ना गिव इन कर सकता है। यहाँ और जहाँ से अच्छा डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात आप कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसी स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं और उस पर हम इंशाल्लाह साथ काम करेंगे। ये जो उल्टी छलांगे मार रहे हैं या कह रहे हैं कि इनके ये डैडी हैं, तो इनके डैडी हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन दानियल साहब, हमने देखा है कि माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात थे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे। आप समझते हैं कि जो तवक्कुआत थी मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर कि शायद ट्रंप साहब जो हैं वो हुकूमत ना जीत सकें, आप समझते हैं कि ये तवक्कुआत थी या वो इलेक्शन अगर जीत भी गए हैं तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमने जिन चीज़ों के ऊपर उनकी जहनी कैफियत, उनकी चीज़ों को हमने कंडेम किया, हमारे जमात के लोगों ने इंक्लूडिंग मी, उन लोगों को सजाएं हुई। हज़ारों लोगों को जिन्होंने पार्लियामान में घुसकर जलाओ घेराओ आग लगाई, वो सब देर ऑल बिहाइंड द बाज। एंड एज वी स्पीक टुडे, ट्रंप हिमसेल्फ इज़ वेटिंग फॉर द अपनी डेट की इंतज़ार कर रहे हैं जो नवंबर में है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज़ नाउ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो स्टांस जो था, वो उनकी पॉलिसीज़ और जो उन्होंने किया वो गलत था और उसके ऊपर उनके कोर्ट्स और उसने सज़ाएँ दी उन लोगों को। जहाँ तक स्टेट टू स्टेट पॉलिसी है वो वेरी करती है और हमने पाकिस्तान को इस रीजन की आइसोलेशन से निकाला तो हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल आइसोलेशन में भी नहीं जाने देंगे। लेकिन जो हाल ही में हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ साहब का भी एक बयान आया था मुज़ाकरात के हवाले से या इस तरह, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बुशरा साहिबा की रिहाई के बाद कोई खान साहब के लिए रिलीफ या कोई बातचीत का आगाज़ आप देख रहे हैं? देखें, ये एनआरओ तो भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं एनआरओ के लिए और कभी किसके पास जा रहे हैं। लेकिन इनको जो एनआरओ है वो तभी मिलेगा जब ये एक्सेप्ट करेंगे जो उन्होंने करवाया वो गलत था, नो में करवाया वो गलत था, कोर्ट्स में सरेंडर करें, कोर्ट्स को बताएं कि जो हमने किया वो ज़्यादती की, हमने जलाओ घराओ अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो अपने फ़र्द के ख़िलाफ़ बातें की वो गलत की, जो मुल्क में जो हम करते रहे वो गलत था। तो इन तमाम चीज़ों को जब एड्रेस करेंगे तो आई थिंक तभी चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो सियासत है वो एक नया मोड़ ले चुकी है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में जो आज इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट के ऊपर की तरफ आ चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आ रही है, आपका शरह सूद में कमी आ रही है। जो एक बहुत बड़ा जिन था जो बिजली के बिल थे, आज प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जो रिलीफ दिया है उसमें जो सार्फिन हैं वो 30 रुपये पर यूनिट तक फ़ायदा उठाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें काम हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। और हम उस स्टेज पे खड़े थे जहाँ ये IMF के सामने हाथ उठाकर दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान कल दिवालिया होगा या परसों होगा या तरसों होगा, और आपने देखा कि हमने उन बहरानों से निकाला, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर गए और ऐसे स्टेज के ऊपर लेके जहाँ IMF ने इस पैकेज से एग्री किया और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन की सियासी मौत यही है। हाँ, लेकिन दानियल साहब एक बात की तस्दीक कीजिएगा कि जो PTI पर पाबंदी का फ़ैसला हुआ था, आप समझते हैं कि वो फ़ैसला हुकूमत ने वापस ले लिया है, अब वो तरजीहात में शामिल नहीं है? देखें, मैंने तब भी कहा वो PTI को बैन करने का फ़ैसला नहीं था, वो सोच को बैन करने का फ़ैसला है। उस सोच को जो कहती है जलाओ घिराओ मुल्क को आग लगा दो, उस सोच को जो कहती है सिविल नाफरमानी करो, उस सोच को जो कहती है पाकिस्तान को बंद करो, ये दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। एक सोच को आग लगानी पड़ेगी, एक सोच को हमें दफन करना पड़ेगा। या पाकिस्तान को हम आगे लेके जा सकते हैं या ये दूसरी सोच को साथ चला सकते हैं। और पाबंदी का फैसला बरकरार है, सोच को दफन करके आगे चलाएंगे। तो पाबंदी का फैसला बरकरार है। मैंने कहा कि उस सोच के ऊपर पाबंदी, और वो जो लोग उसके आड़े आके वो काम करेंगे उनके ऊपर पाबंदी लगेगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक आखिरी सवाल दानियल साहब के, हमने देखा कि UK में कुछ मुजाहरे हुए और उसके बाद
कुछ खबरें आई कि हुकूमत जो है वो कुछ लोगों को डिपोर्ट भी कर रही है। कोई इस हवाले से बताएंगे कोई तफसीलात के क्या हुकूमत ने फ़ैसला किया है, पासपोर्ट उनके मनसूख किए जा रहे हैं CNSE या क्या हिकमत अमली है? देखें, जो पाकिस्तान के हेड्स को, ऑफिशियल्स को इस तरह हरकतें करेगा, बिल्कुल गवर्नमेंट उसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी। उनको एड्रेस, उन इश्यूज़ को एड्रेस करेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपने जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के हेड्स हों, जो आपके पार्लियामान के हेड्स हों, जो आपके कानूनदान हों, हेड्स हों कोर्ट्स के, उनकी आप जलाओ गिराओ करो, उनका आप नारे, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश करो। जो लोग ये करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। द लॉ विल टेक्स इट्स एक्शन, द गवर्नमेंट विल स्टैंड फर्म, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाएगी। लेकिन हालिया कानून साजी के बाद सर, आपके जो मौलाना साहब के साथ जितनी आपने मुलाकातें की, अब तो मौलाना साहब भी नाला जो है वो नज़र आ रहे हैं और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप समझते हैं कि मौलाना साहब को दोबारा इंगेज किया जाएगा? मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं और मुल्क की ज़रूरत जो है वो ये है कि जलाओ गिराओ, आग लगाने और तफरीक वाली सियासत को बंद किया जाए। और अब हम इस पॉइंट पे खड़े हो गए हैं कि मौलाना साहब और जमातों के लोगों ने ये फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान जलाने वालों के साथ खड़े होना है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों के साथ खड़े होना है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने वालों के साथ खड़ा करना है, या आपने इस मुल्क के साथ खड़ा होना है। और मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो इस मुल्क के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, सिविल बालादस्ती के साथ खड़े होंगे, वो पार्लिमानी बालादस्ती के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेकर जाने के साथ खड़े होंगे। चलें, ठीक है। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुख्तलिफ जो बातें चल रही हैं, ख़ास तौर पर अमरीकी इंतखाबात के नताइज के बाद, अब देखें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।